हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो लर्न बाय मैप की जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 7 सेट 7, आज हम उसको यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स रहे पिछले कुछ वीक्स के ऊपर बेस्ड, और जो वैसे स्टैटिक मैप्स भी, उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट मैप पे। ये है किर्गिस्तान और इसके कैपिटल है बिश्केक। आपको पता है ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जो यूएसएसआर था ना, सोवियत यूनियन जो था, वो असल में 15 कंट्रीज को मिलाकर बनता था। उन 15 में से 5 तो सीधे सीधे यही थी। इस 5 के अलावा 3 थी, जैसे रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। ये आपको एक साथ मिल जाएंगी तो 3 ही होगी। प्लस 3 आपको पता होगा बाल्टिक कंट्रीज होती है, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुएनिया, तो +3 होगी। तो 5 + 3 8 + 3 11। फिर +3 होंगी जो ये आपको यहाँ भी दिख रही हैं, ये होती हैं अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया। ठीक है, तो 11 + 3 14 हो गया। लास्ट है, अब वो यहाँ दिख नहीं रही, यूक्रेन के नीचे कंट्री है छोटी सी, मोल्डोवा। तो 15 कंट्रीज थी जो यूएसएसआर में इंक्लूडेड थी। अब तो सब 26 दिसंबर 1991 को डिसइंटीग्रेट हो गई थी। अब सबसे बड़ा बचा है रशिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा आपको सेंट्रल एशिया देखने को मिल रहा है। ये जो कैस्पियन सी है, जो अरल सी है ना, ये असल में कहने को सी है ये बहुत बड़ी लेक्स, क्योंकि आप देखो कोई इनलेट या आउटलेट नहीं सीज का। ठीक है, इसलिए ये लेक्स है। मोल्डोवा देखो आ ही गया। रिसेंटली हमने मोल्डोवा के साथ एक वीज़ा वेवर एग्रीमेंट साइन किया था, तो ये है मोल्डोवा यूक्रेन के नीचे। ठीक है, देखो किस तरह से नेक्स्ट मैप जुड़ी गया इस न्यूज़ के साथ। तो वैसे तो ये बनाया था कि जैसे आपको पता है, एक तो होता है नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, एक होता है मैरून कलर का पासपोर्ट जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। आजकल वो न्यूज़ चल रही है जो साउथ में कर्नाटका में जो हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके जो एमपी हैं प्रज्वल रेवन्ना, जिन पे काफ़ी बड़ा सेक्स स्कैंडल का केस है, वो असल में कंट्री छोड़ के भाग गए। उन्होंने अपने मैरून पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि जर्मनी ये कहता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको 90 डेज तक विदाउट वीज़ा रहने देंगे। ऐसा ही एग्रीमेंट रिसेंटली हमने साइन किया है मोल्डोवा के साथ। तो ये है यूरोपियन कंट्री मोल्डोवा। ठीक है, यूक्रेन के बिल्कुल नीचे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाई अहमद शाह अब्दाली, आपने देखा होगा जो सिख अंपायर है, या जो आज का जो पंजाब रीजन है, वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली है, इसको अहमद शाह दुरानी भी कहते थे। इसको काफ़ी एक बड़े एग्रेसर की तरह माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत बार अटैक्स किया था। जब ये अटैक करता था तो रिलीजियस कन्वर्जन्स पे बहुत ध्यान देता था। तो असल में 8 बार, ये जो पंजाब वाला रीजन है ना, यहाँ से इसने 8 बार इन्वेड किया था एज अ मुगल रूलर इनटू, मतलब तब इंडिया तो नहीं था, तब तो बहुत सारी रियासतें थी, आप उनका नाम भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बहुत न्यूज़ में रहा चाबहार पोर्ट। आपको पता है, अगर इंडिया ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, या पूरा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज है जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहे, अगर इंडिया इनके साथ ट्रेड करना चाहता है तो एक ज्योग्राफिकल बैरियर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के थ्रू हम ट्रेड कर नहीं सकते। और देखो बिल्कुल साउथ से लेकर नॉर्थ तक पाकिस्तान आपको पूरे इस रीजन में मिलेगा। तो क्या करें ट्रेड करने के लिए? पाकिस्तान को बाईपास करो। बाईपास कैसे करोगे? सी रूट तक यहाँ चले जाओ, और यहाँ जो गवादर पोर्ट, सॉरी चाबहार पोर्ट है, उस चाबहार पोर्ट से बाय रोड, बाय रेल, जहाँ भी जाना है अफगानिस्तान, ईरान, आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब रिसेंटली न्यूज़ में क्या होता है चाबहार पोर्ट, क्योंकि इंडिया ने ईरान के साथ एक 10 साल का, आई होप आपको पता होगा, रिसेंटली ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी डेथ हो चुकी है। अब ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसमें इसराइल का कुछ रोल है, यूएसए का रोल है। आपको पता है ईरान और इनके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं। ठीक है, तो चाबहार ईरान में, जिसकी कैपिटल है तेहरान, और ये जो पोर्ट है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन में भी इंडिया ने ईरान का साथ दिया था। अब इसको ऑपरेट करने में भी ईरान और इंडिया साथ रहेंगे आप। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि भाई बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म होती है, बी से तो होता है बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कुछ नहीं है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल से एक आर्क बना दोगे तो बिम्स्टेक बन गया। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो आप देखो श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं। इसमें से जो बिल्कुल बीच में है बांग्लादेश, उसकी कैपिटल ढाका में ही हेडक्वार्टर्स है बिम्स्टेक के। ठीक है, रिसर्चर्स ने दुनिया का डीपेस्ट ब्लू होल, जिसका नाम है तामजा ब्लू होल, रिसेंटली इसको अनाउंस किया कि यह है दुनिया का सबसे डीपेस्ट ब्लू होल। कुछ 400 मीटर से ज़्यादा, मैं आपको एग्जैक्ट डेप्थ बताता हूँ, 420 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ है, आधे किलोमीटर से कम। अभी आपको ये जो यहाँ थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ये असल में सनलाइट की वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, कह रहे हैं है कहाँ? तो ये है मैक्सिको में। ठीक है, तो मैक्सिको में असल में दुनिया का जो डीपेस्ट पोर्ट, अगर आप देखो नॉर्थ अमेरिका तो ऊपर कनाडा, बीच में यूएसए, सबसे नीचे मैक्सिको। मैक्सिको में भी थोड़ा साउथ में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा दुनिया का डीपेस्ट ब्लू होल। ऐसे जो ओशन में होल्स होते हैं उनको ब्लू होल बोलते हैं।
वैसे तो दुनिया में अगर आप ओशन के डीपेस्ट पॉइंट देखो तो वो जापान के थोड़ा लेफ्ट में मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर्स डीप, वो तो 11 किलोमीटर गहरा है, ये तो आधा किलोमीटर भी नहीं है, पर ब्लू होल में ये सबसे डीपेस्ट। ठीक है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, आपको पता है हमारा यूपीआई सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम उसको या तो अटैच कर चुके हैं, सीधे यूपीआई लॉन्च कर चुके अपना। ये अफ्रीकन कंट्री घाना, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो ना, सेंट्रल क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका में घाना कंट्री है। ये जो अफ्रीका का पार्ट है ना, ये असल में बहुत ज़्यादा जाना जाता है अपने मिलिट्री कूस के लिए। यहाँ बहुत तख्ता पलट होता है, सरकारें गिर जाती हैं। यहाँ से थोड़ा आप ऊपर जाओगे ना तो आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिससे आप मेडिटेरियन सी में एंटर करते हो, अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी, वो आपको यहीं थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब घाना में भी इंडिया का जो यूपीआई है वो काम करना शुरू कर देगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैप तो नहीं बोलेंगे, एक ग्राफिक इमेज है। आपको पता होगा नासा अपने अपोलो सीरीज के मिशन चलाता था। अपोलो क्या होते थे? अपोलो में वो लोग मून के सरफेस पे इंसान को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अपोलो 11 जो 1969 था, उस साल में इंसान पहुंच भी गया। अब नासा वाले फिर से ह्यूमन को मून के सरफेस पे पहुंचाना चाहते हैं अंडर अर्टेमिस। अर्टेमिस और अपोलो थे ना जो, ये असल में आपने ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड के नाम सुना होगा, जूस, असल में उसके बच्चों का नाम है। तो नासा ग्रीक माइथोलॉजी को काफ़ी यूज़ करता है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग शुरू करेंगे अपने अर्टेमिस मिशन को। मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल से शुरू होगा, फिर से मून लैंडिंग की जाएगी और मून लैंडिंग के बाद वापस से इस मिशन को प्लैनेट अर्थ पे वापस लेकर आया जाएगा। इंडिया भी इस चीज़ को कभी ना कभी तो अटेम्प्ट करेगा। अभी हमारा टारगेट है मून के सरफेस पे लैंडर पहुंच गया, चंद्रयान 4 में मून के सरफेस से हॉप मिशन करना, हॉप मतलब सैंपल लेना, वापस अर्थ पे आना। उसके बाद में भी आगे जाके हम भी कोशिश करें कि हमारा भी एक इंडियन सिटीजन मून के सरफेस पे लैंड करे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि भाई नासा ने तो 1969 में कर दिया, देखो वो एक अलग दौर था, तब एक स्पेस रेस चल रही थी अमेरिकन और सोवियट्स के बीच में। उसके बाद इसको किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया दुनिया में। अब अमेरिकन फिर से एक बार करना चाहते हैं, वो भी असल में बहुत श्योर नहीं है क्योंकि वो अपने मिशन को एक साल आगे बढ़ा चुके हैं। तो वो बिल्कुल श्योर होकर एक बार फिर से कोशिश करना चाहते हैं मून के सरफेस पे इंसान को लैंड करवाने, और उसके बाद में भी बाकी कंट्रीज में जैसे चाइना, बाकी कंट्रीज भी इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हमने वैसे पहले भी बात की है ब्लैक सी, बस इसके ऊपर ही यहाँ पर ही सबसे ज्यादा एग्रेसिव वॉर चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, ब्लैक सी आगे बोस्पोरस स्टेट से एजेंसी में जुड़ता है और एजेंसी से आगे जुड़ता है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, ब्लैक सी के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करते हैं? तुर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बल्गेरिया। ठीक है, ये तो तुर्की आ गया वापस। ब्लैक सी में जो भी एंट्री एग्जिट है वो बॉस्फोरस स्टेट से होता है, जिसको तुर्की, अब इन्होंने अपना नाम तुर्की कर दिया है, ये असल में कंट्रोल करते हैं। तुर्की या तुर्की जो भी आप इसको बोलना चाहो, इसकी असल में कैपिटल होती है अंकारा। कुछ लोगों को लगता है इस्तांबुल, इस्तांबुल बड़ा शहर है पर अंकारा इनकी कैपिटल है। यहां तक का तुर्की, ये जो सारा ये एशिया में आता है और ये तुर्की आता है यूरोप में। तो तुर्की एक ऐसी कंट्री बना जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आती है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो जो ऐसी कंट्री होती है जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में हो तो उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। दुनिया में 2 ही बड़ी कंट्री, एक तुर्की और दूसरी भी यहाँ दिख रही है रशिया। रशिया का 25% हिस्सा यूरोप में, बाकी सारा एशिया में, तो ये होती है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ठीक है, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के बारे में बड़ी डिस्कशन हुई, कुछ इनके ऐसे लॉस थे, कुछ जेंडर इक्वालिटी के लॉस काफी न्यूज में थे। ईयू है क्या? देखो ईयू ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारी यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कहने को तो रशिया भी यूरोपियन है पर रशिया ईयू का पार्ट नहीं, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें से काफ़ी सारी एक साथ रहती हैं। 1993 में ईयू बना था, इन्होंने आगे जाके अपनी करेंसी भी लॉन्च की थी, यूरो, अभी भी चलती है। फाउंडर्स थे यूरोप की बड़ी कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। इसके कैपिटल भी यहाँ लिखा है कहीं, इसकी कैपिटल भी आपको, ये जो कंट्री है ना बेल्जियम, इसकी जो राजधानी है ब्रसल्स, वहाँ पर आपको ईयू की हेडक्वार्टर्स मिलते हैं बेल्जियम, ब्रसल्स में। देखो ये रहा बेल्जियम। ठीक है, और इसमें ना एक छोटा सा एरर है, ईयू ने अब यूके अब ईयू छोड़ चुका है। तो यूके असल में एक ब्रेक्जिट करके चीज़ हुई थी, उसमें यूके ने ईयू छोड़ दिया था, यहाँ दिख रहा है पर अब है नहीं। ये मैप आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था कि कैसा दिखता है असल में यूरोपियन यूनियन, तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ चुके हैं। यूके जो है अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा आज से 1-1.5 साल पहले हमने बहुत बात की थी, लैंड सब्सिडेंस हो गया था
उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस क्या होता है ना, कि जैसे मान लो एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है, तो कुछ कुछ जगहों पे जमीन धंसेगी। ऐसा लैंडस्लाइड नहीं है कि पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा, पूरा हिस्सा नीचे आ जाएगा, कुछ कुछ जगह पे जमीन धंसेगी। जहां जमीन धंसेगी उसके ऊपर घर बिल्डिंग्स टूटने लग जाएंगी। अब ये देखा गया है चेनाब वैली में, तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लैंड सब्सिडेंस देखा गया। पिछली बार ये जोशीमठ में देखा गया था। ठीक है, जोशीमठ अगर आप देखो, पहले तो सेस्मिक जोन 5 में आता है, उसके बाद यहाँ पर चार धाम प्रोजेक्ट में टनलिंग भी चल रही है। तो जब कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जिससे वाइब्रेशन हो रही है, अर्थक्वेक या कंस्ट्रक्शन, तो धीरे धीरे मिट्टी जो नीचे पॉकेट्स बन जाती है, वैक्यूम्स बन जाती है, वहां जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी नीचे होती है और ऊपर वाला जो रीजन है वहां पर दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। इसको लैंड सब्सिडेंस बुलाया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। इंडिया में जितने भी बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है, जैसे पूगा जियोथर्मल का बनाया जा रहा है। ठीक है, बांदा सोलर पार्क बन रहा है, जैसलमेर विंड पार्क है, तो और बहुत बड़ा बन जाएगा अभी। शक्ति स्थल सोलर प्रोजेक्ट। तो इंडिया के जितने भी बड़े रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो, हाइड्रो को रिन्यूएबल में इंक्लूड करते ही नहीं, अलग ही रखते हैं, मतलब है वो रिन्यूएबल ही, पर उसको इतना बड़ा अपने में कि उसको अलग रखा जाता है। ठीक है, रिन्यूएबल में ज़्यादा फोकस जियोथर्मल, सोलर, विंड, बायोगैस, इन सबको ज़्यादा देते हैं रिन्यूएबल में। ठीक है, इनको ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडिया में इस टाइम पे कितने एम्स है? तो देखो, वैसे तो नंबर है 24 सॉरी, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 19 फंक्शन है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले तो एम्स के नाम से एक ही चीज़ याद आती थी कि दिल्ली में एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अभी नंबर 24 पहुंच गया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को जो MBBS करने के लिए फॉरेन कंट्रीज जाना पड़ता है, शायद वो बंद किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एम्स ही MBBS नहीं करा रहा, और बहुत तरह के मेडिकल कॉलेज हैं, सबका नंबर बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कंट्री के लिए। ठीक है, प्रयागराज असल में किस नदी पे सिचुएटेड है? पुराना नाम इलाहाबाद फेमस था अपने कुंभ मेला के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको संगम देखने को मिलेगा। किसका? रिवर गंगा का, रिवर यमुना का, और कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी वो भी जमीन के अंदर से यहाँ निकलती है। तो 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। ठीक है, वाराणसी से पहले। ठीक है, चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन। रिसेंटली चाइना ने काफी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये जो लिखा ना यहाँ पर, गिफ्टेड टू चाइना, ये है सक्सगाम वैली। ये एक ऐसा पार्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था कि चाइना आगे जाके हमें मदद करेगा, हेल्प करेगा, CPEC ये सब बनाएगा। तो चाहे इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हो या चाइना ने, है तो इलीगल ऑक्यूपेशन। तो इंडिया इसको काफ़ी अपोज करता है। CPEC की सड़क भी सक्सगाम वैली से निकलती है, इसलिए इंडिया इसको अपोज करता है। ठीक है, इसके साथ सेट 7 में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स वगैरह थे मैंने इंक्लूड किया। कुछ करंट के इवेंट से जुड़े हुए थे, कुछ स्टैटिक इवेंट से जुड़े हुए थे। ऐसे हम सेट 8 करेंगे और उसमें और अच्छे मैप्स को इंक्लूड करेंगे। तब तक ले थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।